जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, लोन रिकवरी हेल्प में सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की डेट में जितने भी लोन डिफ़ॉल्टर्स हैं आज की डेट में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। किस कारण की वो लोन की किस्त नहीं भर पा रहे हैं। लोन की किस्त ना भर पाने की जो वजह निकलती जा रही है, या तो उसकी जॉब चली गई या बिजनेस में लॉस हो चुका है, या तमाम तरीके से कोई ना कोई ऐसी दिक्कत परेशानी हो चुकी है कि वो पैसा नहीं है उनके पास पे करने के लिए। लेकिन एक मन में डर सताया जा रहा है कि अगर मैं लोन की किस्त नहीं भरूंगा तो मेरे साथ क्या होगा और मेरा लोन कब माफ़ होगा, मैं कब इस चीज़ से छुटकारा पाऊंगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को एक लाइक कर देना और शेयर करना उन तमाम लोगों को जो इस समय लोन की किस्त नहीं भर पा रहे हैं, मन में उनके बुरे बुरे विचार हैं, तो जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। बाकी कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर बताइएगा ताकि हम आपको बता सकें आपके शहर में रिकवरी वाले आ सकते हैं या नहीं आ सकते। और बाकी भाइयों, हम लोग रोजाना अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे हम लाइव पर आएँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और भाई, मैं अपना नंबर यहाँ पर आपको शो कर दूँगा। किसी भाई की कोई पर्सनल क्वेरी हो तो कॉल बुकिंग के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। किसी भाई की कोई भी क्वेरी हो, कोई भी नोटिस बनवाना हो, हमारे पास एडवोकेट की टीम रहती है, तो हम आपका ये काम करवा देते हैं। दोस्तों, अगर आपने किसी भी लोन होते हैं दो प्रकार के। एक होता है सिक्योर्ड लोन और एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन कौन से होते हैं? जिसमें आपने कोई भी प्रॉपर्टी, आपका कोई कार लोन, गाड़ी लोन, मतलब कार लोन, गोल्ड लोन, तमाम तरीके से मर्गेज का लोन, होम लोन, ये तमाम तरीके सारे के सारे सिक्योर्ड लोन होते हैं। और जो अनसिक्योर्ड लोन कौन से होते हैं? अनसिक्योर्ड लोन होते हैं जिसमें आपने किसी भी तरह का कोई एसेट बैंक को नहीं गिरवी दिया होता। वो सिर्फ आपके आधार कार्ड पर और पैन कार्ड के माध्यम से आपको लोन प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो ये जो लोन होते हैं ये आपके अनसिक्योर्ड लोन माने जाते हैं। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब विदाउट किसी सिक्योरिटी के लोन मिला है आपको और आप इसकी किस्त नहीं दे पाएंगे। तो अब इसके साथ क्या क्या दिक्कत हो सकती है? जो सिक्योर्ड लोन होते हैं, सिक्योर्ड लोन एक सिक्योरिटी में माना जाता है। बैंक के पास आपकी सिक्योरिटी ऑलरेडी मौजूद है। जो सिक्योरिटी है वो किस प्रकार की? या तो आपकी गाड़ी के कागज हैं या फिर आपके क्या नाम है उसका, आपके बैंक के कागज उनके पास मौजूद हैं। गोल्ड है तो गोल्ड उनके पास खुद के पास उनके पास मौजूद है। तो वो अगर उनको पैसा नहीं देंगे तो वो गोल्ड बेचकर या फिर अपनी आपकी गाड़ी उठा लेंगे या फिर आपकी प्रॉपर्टी को सेल करके वो पैसा निकाल लेंगे। ठीक है, ये तरह की जो सिक्योर्ड लोन होते हैं इस प्रकार के होते हैं। लेकिन आपको बता दिया जाएगा सिक्योर्ड लोन में भी सेटलमेंट हो जाती है, लेकिन उसमें कम आपको इंटरेस्ट यानी कि कम आपको उसमें फ़ायदा मिलता है। लेकिन जो अनसिक्योर्ड लोन होते हैं उसके अंदर भी आपको सेटलमेंट के प्रावधान दिए जाते हैं। और वो किस प्रकार होते हैं? बहुत से लोग कहते हैं सर मेरा लोन माफ़ हो जाएगा। देखो दोस्तों, लोन जरूर माफ़ होते हैं लेकिन आपका कभी भी पूरी 100% लोन कभी भी माफ़ नहीं होता। जो 100% लोन माफ़ नहीं होता इसका कारण भी कुछ है। देखो, आपने किसी से पैसा लिया, अब उसको पैसा नहीं दे पाएंगे। अब बैंक किसी ना किसी तरीके से पैसा निकालने की कोशिश करेगा। अब बैंक पैसा निकालने के लिए आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर करेगा कि हमारा पैसा वापस करो, क्योंकि हमने आपको एग्रीमेंट में लिखवा कर दिया था, अगर आप पैसा वापस नहीं करोगे तो हम आपके ऊपर लीगल की कार्रवाई कर देंगे। और लीगल की कार्रवाई का जो मेन कारण होता है, लीगल की कार्रवाई का मेन कारण ही यही है कि आपने लोन की किस्त नहीं भरी है। अब आप उसके लिए कैसे निपटेंगे कि भैया मेरा लीगल की कार्रवाई भी मेरे ऊपर ना हो और मैं आसानी से लोन सेटलमेंट करवा लूँ? क्योंकि अधिकतर बैंक हैं लीगल की कार्रवाई ना करके आपको सीधा सेटलमेंट का ऑफर प्रोवाइड करा देती हैं। कई कंपनियां हैं, अगर आपका लोन अमाउंट ज़्यादा है तो आपको लीगल की कार्रवाई की तरफ भी खींच लेती है। वो किस प्रकार खींचती है? सबसे पहले बैंक आपको लीगल नोटिस भेजना शुरू कर देते हैं। जो लीगल नोटिस होते हैं वो हमेशा 92 दिनों के बाद ही आपके ऊपर भेजे जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 92 दिन के बाद ही भेजेंगे, उससे पहले भी ये जो लीगल की कार्रवाई अपना प्रोसेस शुरू कर देते हैं। जब आपकी पहली ईएमआई बाउंस होती है, पहली ईएमआई बाउंस होने के तुरंत बाद ही आपके पास पहले आपका डाटा रिकवरी की एजेंसियों के पास भेज दिया जाता है। जितनी भी रिकवरी एजेंसी हैं, आप लोगों के ऊपर प्रताड़ित करना, आप लोगों को मैसेज करना, आप लोगों को कॉल करना, आप लोगों को तमाम तरीके के नोटिस भेजना। ये जितने भी नोटिस आपको रिकवरी वाले भेजते हैं वो सारे के सारे आपको फेक नोटिस भेजी जाते हैं रिकवरी एजेंटों के द्वारा। लेकिन जो बैंक अपनी तरफ से आपको मेल या फिर आपको कोई भी मैसेज करता है या तमाम तरीके से आपके घर पे कोई भी पोस्ट के माध्यम से कोई भी नोटिस आता है, तो वो जो नोटिस होता है वो कभी भी आपके लिए ये नहीं है कि आप उस नोटिस को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि तमाम तरीके के जितने भी नोटिस होते हैं उसमें हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए आपके पास किस प्रकार का नोटिस आया है। आपके पास पहले ये भेजते हैं रिकॉल नोटिस। रिकॉल नोटिस का मतलब होता है तमाम तरीके से आपको याद दिलवाना। आपको 15 दिन का समय दिया जाता है, 15 दिन के अंदर अंदर इसको पैसा जैसे भी आपने रोका है उसको पे करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ये रिकॉल नोटिस में होता है। उसके बाद जो बैंक आपको जो लीगल की कार्रवाई करता है उसमें डिमांड नोटिस जो रिकॉल नोटिस जितने भी आ रहे हैं सारे के सारे एडवोकेट के माध्यम से आते हैं। ये किसी भी कोर्ट के माध्यम से नहीं आते हैं आपके पास। कोर्ट के माध्यम से हमेशा जो भी नोटिस आता है वो सेक्शन 25 एंड सेटलमेंट का आता है, जो कि आपके पास सम्मन भी जारी करवा कर किया जाता है कोर्ट के माध्यम से।
जो आपके पास रिकॉल नोटिस है, डिमांड नोटिस है, तमाम तरीके के जितने भी नोटिस आते हैं, अगर आप पहले ही बैंक को एक लीगल प्रायर नोटिस भिजवा देते हैं कि हमारी अभी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जॉब चली गई है, बिजनेस में लॉस हो गया, तमाम तरीके से एक एडवोकेट के माध्यम से एक नोटिस भिजवा दीजिए बैंक को। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो बैंक को जब आप लीगल प्रायर नोटिस भिजवा देंगे तो बैंक तक आपकी जानकारी साझा हो जाएगी कि अभी हमारे क्लाइंट के पास पैसा नहीं है, हो सकता है कोई ना कोई दिक्कत है, तो सबको नोटिस में लिखा होता है। अब बैंक ने अपना जो स्टेप है वो लेना है, लीगल प्रायर नोटिस आपने भेज दिया, लेकिन अब बैंक अपना सिस्टम को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। किस प्रकार? आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजकर। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है मध्यस्थता करना। बहुत से लोग हैं जानना चाहते हैं कि आर्बिट्रेशन में क्या होता है। आर्बिट्रेशन में भी सेटलमेंट ही होती है, लेकिन हमेशा आर्बिट्रेशन में जब भी सेटलमेंट होती है वो हमेशा आपके पक्ष में ना रखते हुए बैंक अपने पक्ष में लेता है। जितना आपका पैसा है या तो उसको पे करिए, अगर आप पे नहीं करेंगे तो हम आपका अवॉर्ड पास कर देंगे। अवॉर्ड पास में क्या होगा? इसमें आपका किसी भी प्रकार की कोई सामान की जब्ती नहीं होती है, ना ही किसी प्रकार की आपकी वस्तु को उठाया ले जा सकते हैं, ना ही किसी प्रकार का कोई ये नहीं है आपके घर का टीवी, फ्रिज। लोगों को मन में एक वहम बना रखा है कि आपके ये घर का सामान उठा के ले जाएंगे अगर आर्बिट्रेशन का अवॉर्ड पास हो गया। और बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि सर मेरे पास तो मेरे नाम का कुछ है नहीं, तो मेरे नाम का क्या लेके जाएंगे। तो भाइयों, सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए इसमें होता क्या है। आर्बिट्रेशन में जो भी होती है प्रक्रिया, उसमें आपके अकाउंट के ऊपर आपका पैन कार्ड के माध्यम से सेक्शन 17 का अवॉर्ड पास करवाकर अपने उस अकाउंट को अवॉर्ड पास करवा लेंगे जिसमें आपका पैसा पड़ा हुआ है, उसमें से पैसा निकाल लेंगे। अगर मान के चलो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है और आपने बैंक को देने हैं 3 से 4 लाख रुपए देने, तो सबसे पहले बैंक 1 लाख रुपए आपके माइनस करेगा। उसके बाद जितना भी अकाउंट बकाया है वो सारा का सारा उस पर लीन लगा देगा, माइनस में कर देगा। वो माइनस जब तक पूरा नहीं होगा तब तक आपका अकाउंट खुलेगा नहीं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। अगर आर्बिट्रेशन का नोटिस आ भी गया आपके पास, अगर आप सहमत नहीं है आर्बिट्रेशन में, तो उस पर ऑब्जेक्शन भी फाइल करवा सकते हैं एडवोकेट के माध्यम से। आपके पास एडवोकेट की जरूरत हो, अब एडवोकेट हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं अगर आपके साथ कोई दिक्कत परेशानी चल रही है। अब इसमें जो तीसरा स्टेप आता है दोस्तों, सेक्शन 25 का आता है। बहुत से लोगों के पास नोटिस आता है सेक्शन 25 एंड सेटलमेंट का जो नोटिस आता है, लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। अगर आप उसको इग्नोर करते हैं तो उसका जो बैंक का नेक्स्ट स्टेप है वो आपको चेतावनी भरा नोटिस होता है कि अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो हम आपके ऊपर अब लीगल की कार्रवाई कर देंगे। वो किस प्रकार होगी? कोर्ट के माध्यम से होगी। जो कोर्ट के माध्यम से होने वाली कार्रवाई है उसको बोला जाता है सम्मन। वो सम्मन जारी किया जाता है कोर्ट के माध्यम से आपके पास, जिसमें आपको हाजिर होना पड़ता है। अगर मान के चलो आपको कोई लोन चल रहा है किसी कंपनी से और उन्होंने आपको बुला लिया है कोलकाता। अब उन्होंने आपका क्या नाम, आपको सम्मन दे के उन्होंने कोलकाता बुलाया गया, लेकिन आप कोलकाता गए नहीं, तो क्या होगा इसके अंदर? पहली बार नहीं गए, उन्होंने दोबारा भेजा, दूसरी बार नहीं गए, उसके बाद कोर्ट क्या करता है? आपको भगोड़ा घोषित कर देता है। जब भगोड़ा घोषित हो जाता है उसके बाद कोर्ट का अपमान करने के ऊपर आपके ऊपर वारंट इशू कर दिए जाते हैं। जो वारंट इशू होते हैं उसमें क्या दिक्कत होती है, कैसे होता है? वारंट इशू में अगर आप वहाँ पर नहीं हाजिर होंगे तो भैया आपके घर पे पुलिस भी आ सकती है। आपके घर पे पुलिस आएगी, सबसे पहले आपको नोटिस पकड़ाने आएगी, उसके बाद आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, जिसमें 15 दिन की गिरफ्तारी होती है। आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं अगर आप एक लीगल स्टेप में जाते हैं। देखो, लीगल स्टेप का मतलब ये नहीं है आप लोगों के बड़े बड़े लोन हो सकते हैं, कई बार छोटे लोन जितने भी होते हैं उसमें लीगल का स्टेप नहीं होता, लेकिन कुछ कंपनियां हैं 10-10, 15-15 हज़ार के लिए भी केस कर देती हैं। तो पहले किसी एक्सपर्ट से जान लीजिए कि भैया ये कंपनी किस हद तक जा सकती है, किस हद तक नहीं जा सकती, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि केस कर देती हैं। तो इस चीज़ को कभी इग्नोर मत करें। जितना आप इग्नोर करेंगे कंपनी आपका फिर क्या नाम है उसका सम्मन जारी करवा देगी, उसके बाद आप फिर परेशान होते रहोगे। बहुत सारे हमारे पास मैसेजेस आते हैं, सर ये देखना जरा क्या है, ये कैसा नोटिस है। कईयों के पास सम्मन आ जाते हैं। अभी एक हमारे क्लाइंट के पास 33,000 के लिए सम्मन आ चुका था। तो देखो, बात कहने की मुद्दे की बात यही है, आपको अपने किसी भी नोटिस को इग्नोर नहीं करना। अगर आप नोटिस को इग्नोर करते हो तो दिक्कत परेशानी बढ़ जाती है। और लोन कभी भी पूरी तरह से माफ़ नहीं होता। लोन माफ़ हो जाते हैं लेकिन पूरी तरह से लोन कभी माफ़ नहीं होता, आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट अभी हमारी अगले महीने 13 सितंबर 2025 को लोक अदालत लगने वाली है। अगर किसी भाई के पास या किसी बहन के पास अगर किसी भी तरह का नोटिस आया है लोक अदालत के लिए, अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तो ज़रूर उसमें जाइए, क्योंकि लोक अदालत भी समझौते की अदालत होती है, जिसमें आपका लोन भी पूरी तरह से, मतलब मान के चलो आपका लोन चल रहा है 1 लाख रुपए का, सपोज करते हैं 1 लाख का आपका लोन है और आप उसको भरने में असमर्थ थे, आपके पास लोक अदालत का नोटिस आया, अगर आप नहीं भी गए तो ये नहीं है अगर नहीं जाएंगे तो कोई आपके साथ दिक्कत परेशानी खड़ी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपका फ़ायदा किस प्रकार होगा?
आप लोग रिकवरी वाले से बातचीत कर रहे हैं कि मेरी सेटलमेंट भैया मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास इतना ही पैसा पड़ा है, मैं सेटलमेंट करने के लिए तैयार हूँ, 1 लाख का जो लोन है अब मेरे को सेटलमेंट करनी है, लेकिन बैंक वाले कह रहे हैं हम 40,000 में सेटलमेंट करेंगे, 50,000 में सेटलमेंट करेंगे, कम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब लोक अदालत में, समझौते की अदालत में आपको हमेशा एक ही पक्ष रखा जाता है, आपसे पूछा जाता है सर आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको पेमेंट ना करने की वजह क्या है। जो पेमेंट ना करने की वजह आप बता देते हैं, अगर वो जेन्युइन बताई जाती है कि भैया देखो मेरे पास पैसा है लेकिन मैं देना भी चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरी कंडीशन इतनी नहीं है, मेरे घर का खर्चा भी नहीं चल पा रहा, मेरे पास 20,000 रुपये पड़े हैं, अगर बैंक इसमें मेरा समझौता देता है तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। इन हैंड कैश अगर आप लेके जाते हैं तो आपकी सेटलमेंट भी वहाँ पर हो जाती है। कई बार देखा गया है 15,000 रुपये में सेटलमेंट हुई है, 20,000 रुपये में भी सेटलमेंट हुई है, उससे कम में भी सेटलमेंट हो जाती है। ये मत सोचिए कि सेटलमेंट नहीं होती, पूरी तरह से लोन नहीं माफ़ होगा, लेकिन इसमें सेटलमेंट के प्रावधान दिए जाते हैं। अगर 10-10 लाख के लोन हैं, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख में सेटलमेंट हो जाते हैं लोक अदालत में, ठीक है। तो भैया ये भी एक तरह का माफ़ी है, ये मत सोचिएगा कि माफ़ नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, माफ़ इसको माफ़ी बोला जाएगा। जिस व्यक्ति ने 10 लाख रुपये देने थे उसका 1.5-2 लाख में सेटलमेंट हो चुकी है और उसके 8-8.5 लाख रुपये माफ़ हो चुके हैं। कहने का मतलब क्या है समझते हैं? 3 महीने का टाइम क्यों रखा गया है? 3 महीने का मतलब क्या होता है? 3 महीने के बाद ही क्यों ये सब प्रक्रिया चालू होती हैं? 3 महीने के बाद ही आपका अकाउंट एनपीए में जाता है। एनपीए से पहले कभी भी सेटलमेंट नहीं होती, एनपीए के बाद ही आपकी सेटलमेंट होती है। बहुत से लोग कहते हैं भैया मेरे पास लोन की सेटलमेंट का ऑफर आ गया, मेरे को सिर्फ 1.5 ही महीना हुआ है लोन की किस्त ना भरे हुए, तो भैया 1.5 महीने के अंदर कभी भी सेटलमेंट नहीं होती। रिकवरी वाले आपका बेवकूफ़ बना के चले जाएंगे। वो क्या करेंगे? आपकी किस्त भरवा देंगे, किस्त भरने के बाद कुछ पैसा वो अपनी जेब में डाल लेंगे, कुछ पैसा वो बैंक में जमा करा देंगे ताकि 2-3 महीने तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो इस प्रकार फिर वो आपके चलता रहेगा। हमेशा आपका अकाउंट जब एनपीए जाता है उसी के बाद ही सेटलमेंट अच्छे रेट पर, मतलब कि एनपीए के बाद ही आपको सेटलमेंट के ऑफर मिलते हैं। लेकिन आपको अच्छे ऑफर कब मिलते हैं? अगर मान के चलो आप लोक अदालत नहीं गए हैं, आप चाहते हैं कि मेरे को अच्छा ऑफर भी चाहिए, तो वो किस प्रकार मिलता है अच्छा ऑफर? हमेशा बैंक का एक नियम है कि वो जैसे आपका अकाउंट बैंक को राइट ऑफ करना पड़ता है कि आपका जो खाता है अपने लेजर से डिलीट करना होता है, वो करते हैं 9 महीने के बाद। 9 महीने तक जब तक आपने बैंक को पैसा नहीं दिया, तमाम तरीके से आपने कोई भी पैसा दिया ही नहीं है बैंक को कि भैया ना ही उनसे कोई वार्तालाप हुई है, आपने सिर्फ नोटिस में उनको जवाब दिया, तो बैंक अब राइट ऑफ जब आपका अकाउंट कर देता है। राइट ऑफ के बाद क्या होता है मैं आपको राइट ऑफ का मतलब बता देता हूँ। आपने किसी एक बैंक से पैसा ले रखा है, एबीसी बैंक से पैसा ले रखा है, तो अब एबीसी बैंक ने अपना लेजर डिलीट करना है कि भैया इसका अब पैसा तो आ नहीं रहा, अब इसको हम डिलीट करते हैं, क्योंकि उनको अपना क्लियर डाटा रखना होता है। और उसके बाद बैंक क्या करता है? आपका सेकंड बैंक में आपका डाटा भेज देता है। सेकंड बैंक में मतलब आपका सेकंड बैंक में मतलब एबीसी की जगह उसको सीडीए में उसको भेज देता है। बेचने के बाद अब बैंक ने आपको 1 लाख का लोन था, आपका बेच दिया, वो उस बैंक ने चाहे 10,000 का खरीदा है या आपका अकाउंट 8,000 रुपये में खरीदा, वो बैंक को उसको बैंक की जिम्मेवारी, आपकी जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन रिकवरी का प्रोसेस उसी प्रकार चलता रहता है। ये मत सोचिए कि रिकवरी नहीं होगी, रिकवरी का प्रोसेस उसी प्रकार चलता रहता है। लेकिन अब राइट ऑफ के बाद सेटलमेंट किस प्रकार होती है? राइट ऑफ पर सेटलमेंट के अच्छे ऑफर क्यों मिलते हैं? अगर उसने 8,000 रुपये में आपका अकाउंट खरीदा है, बैंक कुछ ना कुछ फ़ायदा लेके आपको यार से 5,000 का फ़ायदा लेके हो सकता है आपकी 15,000 रुपये में 13,000 रुपये में सेटलमेंट भी कर दें। तो तमाम तरीके से सेटलमेंट के ऑफर दिए जाते हैं। लेकिन ये मत सोचिए कि भैया सेटलमेंट आपकी हर बैंक एक ही तरीके से करता है। हर बैंक का नियम भी अलग है, हर बैंक अपने तरीके से चलता है। कई बैंक आपको सेटलमेंट दे देते हैं आपके प्रिंसिपल अमाउंट पर, कई बैंक आउटस्टैंडिंग पर भी देते हैं, कई बैंक है कि आपको पूरा प्रिंसिपल भी पूरा लेने के लिए कहते हैं कि पूरा प्रिंसिपल लेंगे नहीं तो हम आपके सेटलमेंट नहीं देंगे। सेटलमेंट भी 2 प्रकार की होती है। सेटलमेंट जो पहली प्रकार होता है उसमें होता है वन शॉट पेमेंट। जो वन शॉट पेमेंट होती है, वन शॉट पेमेंट का मतलब है कि आपका 1 लाख का लोन था, आपको 30,000 रुपये में सेटलमेंट मिली है, 30,000 का आपने एकदम सेटलमेंट कर दी तो आपको बढ़िया वेवर मिल गया, मतलब कि आपको सीधा 30% का ऑफर मिल गया और आपने सीधी सीधी सेटलमेंट कर दी। हो सका आपको 25,000 रुपये में सेटलमेंट लिया, आपने वन शॉट में उनकी पेमेंट कर दी, तो आपको वहाँ पर से लोन क्लियर हो जाएगा। ना ही कोई रिकवरी वाला परेशान करेगा, ना ही किसी प्रकार की कोई बंदिश रह जाएगी आपके ऊपर, ना ही कोई कॉल आएगी, ठीक है, जो होगी वन शॉट वाली पहली सेटलमेंट का। और जो सेकंड सेटलमेंट आपका 1 लाख का लोन है और आप उसको कहते हैं कि भैया मेरे पास पूरा पैसा नहीं है 30,000 रुपये एक साथ देने का या 35,000 रुपये एक साथ देने का, तो बैंक क्या करता है इसके लिए आपको एक ऑफर प्रोवाइड कराता है कि भैया आप 4 महीने में अगर कर सकते हो तो 4 महीने में आप इसकी किस्तें देके पूरा कर सकते हो। 4 किस्तें 10-10 हज़ार की, 4 किस्तें 40,000, क्योंकि आपको जो सिंगल शॉट में ऑफर मिलता है वो अच्छा ऑफर मिलता है, जो आपको ज़्यादा सीटिंग में मिलता है, मतलब 4 सीटिंग में आपको ऑफर मिला उसमें आपको ज़्यादा देने पड़ जाते हैं, ठीक है। अगर आपका पैसा है वन शॉट का तो वन शॉट देके क्लियर कीजिए, अगर पैसा कम है तो आप 4 शॉट में भी पैसा दे सकते हैं। मतलब कि अगर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर आपने 4 शॉट में अगर उनको पैसा देना है, अगर आपने 4 शॉट में से 4 पेमेंट में से एक पेमेंट भी आपने डिले कर दी, एक पेमेंट भी आपने इनकी रोक दी, आपकी सेटलमेंट रद्द हो जाएगी।
फिर आपको दोबारा से सेटलमेंट का ऑफर लेना पड़ेगा और पूरी की पूरी पेमेंट दोबारा से देनी पड़ेगी सेटलमेंट के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। सेटलमेंट के बाद आपको कभी लोन नहीं मिलता, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपके पास पैसा है तो जरूर पे कर दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है रखने का, क्योंकि बैंक ने पैसा निकालना ही है। बैंक किसी न किसी प्रकार से अपना पैसा निकालने की कोशिश करेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो अब ये स्टेप फॉलो करके आराम से इस चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। रिकवरी वाले हैं, रिकवरी वालों के फ़ोन नहीं भी उठाएंगे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई रिकवरी वाला घर पे आ रहा है तो उनसे डीआरए का सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। अगर डीआरए का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उनसे बातचीत ना कीजिए। अगर कोई डीआरए सर्टिफिकेट वाला आपके व्यक्ति आपके घर पर आ रहा है तो आप उससे तमाम तरीके से बातचीत करके अपनी जानकारी भी दे सकते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, थोड़ा टाइम चाहिए मुझे, टाइम मैंने बैंक से ऑलरेडी मांग रखा है लीगल प्रायर नोटिस के जरिए। ठीक है ना, बैंक को लीगल प्रायर नोटिस जरूर भिजवा दीजिएगा अगर आपके पास कोई भी लोन डिफॉल्ट हो रखा है। तो भाइयों, अगर उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।